वेलकम टू हेल्थ कास्ट बाय हैप्पीएस्ट हेल्थ। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं गियन बारे सिंड्रोम यानी कि GBS के बारे में। इसके हाल ही में कई सारे केसेस हमें पुणे में देखने को मिले हैं और धीरे धीरे ये दूसरे राज्यों में भी फैल रहा है, जो कि एक चिंता की बात है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर पवन ओझा के साथ, जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल वाशी मुंबई से। हम आज बात करने वाले हैं गियन बारे सिंड्रोम के बारे में, जिसे GBS बोलते हैं, और हम पुणे में इसके बहुत सारे केसेस देख रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, व्हाट हैपेंड इन पुणे, लाइक पुणे में ऐसा क्या हुआ, क्यों हम इतने सारे केसेस वहां पर देख रहे हैं? राइट, सो प्रैक्टिकली हर साल ये GBS होता है। ओके। इस ज्यादा हुआ, जरूरत से ज्यादा हुआ और बहुत ज्यादा सीवियर हुआ, तो इसको हम एक एपिडेमिक समझ सकते हैं। जैसे हमें पता है कि कुछ बीमारियां कुछ क्लस्टर्स में आती है और एक जगह पे ज्यादा होती हैं अपने इंसिडेंस और प्रेवलेंस से ज्यादा। तो यही परिस्थिति जो है आपकी पुणे में हो गई। राइट, देयर वाज अ बिल्डअप ऑफ केसेस इन अ शॉर्ट स्पैन, कि जैसे 1-1.5 महीने के अंदर में उन्होंने सडनली बहुत सारे, एंड एज वी वर कम्युनिकेटिंग विद आवर कॉलीग्स इन पुणे, they were also very much surprised that normally in this season if you see in a hospital, एक हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पेशेंट्स GBS के रहते हैं। उसमें से एक आधा वेंटिलेटर पर रहते हैं, एक आधा रिकवरी फेज में रहते हैं और ठीक होके घर जाते हैं। इसके उल्टा हो रहा था। At a particular time they had patients like 10-12 patients, and half of them were on ventilator। तो ये जो ज़्यादा फ्रीक्वेंट, ज़्यादा सीवियर ये जो केसेस हुए पुणे में, सो दैट सेट अप एन अलार्म कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। एंड देन वी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग अमंग्स्ट आवरसेल्व्स, सारे पुणे के न्यूरोलॉजिस्ट एंड इवन द महाराष्ट्र एसोसिएशन न्यूरोलॉजिस्ट, वी गॉट अलार्म कि ये क्या हो रहा है। तो विद इन 3 days only we realized कि there was a really a spike of GBS. It was found that there were clusters of areas where ये जहाँ से ये GBS आ रहा था, पुणे में भी, पिंपरी चिंचवड़ वगैरह के आसपास से भी आ रहा था। तो what they have now zeroed down is basically that there was some water contamination, जिसके वजह से कुछ लोगों को कुछ infections हुए। and GBS is practically not because of infection, but आप कोई भी infection को जब आप सफर करते हो तो उसके बाद में आपके बॉडी की इम्यूनिटी में कुछ चेंजेस होती है। जैसे कि हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज बनाती है या कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स बनाते हैं, जो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो बीमारी से लड़ने में काम में आते हैं। अब ये जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है या सेल्स है, अगर ये जरूरत से ज्यादा ओवरबोर्ड चले जाते हैं, जहाँ पर अगर 10% होना चाहिए तो ये लाइक 100%, 200% हो गए, तो ये जो भी हमारे शरीर में जो सेल्स है जो वायरस या बैक्टीरिया से मिलते जुलते हैं, उनके ऊपर में ये अटैक लॉन्च करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन द GBS गॉट देयर एंड वी लैंडेड इन दिस सिचुएशन। ओके। और आपने मेंशन किया कि हमें पुणे में बहुत सारे केसेस देखने मिले और एपिडेमिक या आउटब्रेक इसको बोल सकते हैं। तो क्या ये होता रहता है GBS का आउटब्रेक, या बहुत ही रेयर बात है किसी डिजीज का आउटब्रेक देखना? नहीं, आई थिंक ऑफिशियली तो मैंने कुछ सुना नहीं है कि GBS का आउटब्रेक इसके पहले कहीं हुआ था। मुझे लगता है इंटरनेशनली हुआ है, जैसे पिछले साल मेक्सिको में हुआ, ब्राजील में हुआ, लेकिन इंडिया में रिसेंटली कोई ऐसे GBS का आउटब्रेक हमने देखा नहीं। 2 साल पहले हम लोगों ने, जब ये कोविड खत्म हो रहा था, तो उस टाइम में हमें कुछ क्लस्टर ऑफ सीवियर GBS केसेस देखने को मिले। कुछ केसेस थे जो थोड़े अनयूजुअल थे, थोड़े बहुत रैपिड थे। तो वो एक छोटा सा क्लस्टर हमें मुंबई रीजन में देखने को मिला था। वो उसका थोड़ा पार्ट पुणे में भी था, जिसमें क्या होता था कि एक ही दिन के अंदर में पेशेंट इतना वर्सन हो जाता था कि वेंटिलेटर पे चले जाता है। नॉर्मली क्या होता है GBS में कि पहले थोड़ा पैर से तकलीफ शुरू होती है, उसके बाद हाथ में आता है और 2-4 दिन लगते हैं पेशेंट को वर्सन होके और वेंटिलेटर तक पहुंचने के लिए। लेकिन ये जो पिछला वाला जो हमने देखा था 2 साल पहले और जो हमने रिपोर्ट भी किया है, वो दैट वाज अ स्मॉलर, बट दिस इज ऑब्वियसली मच बिगर एंड देयर इज अ अलार्म। ओके। अभी जैसे आपने मेंशन किया कि वो पैर से शुरू होता है, हाथ की तरफ बढ़ते हैं, बॉडी की तरफ अपवर्ड्स बढ़ता है, तो
कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो उसमें कॉम्प्रोमाइज होता है, क्या होता है जब जीबीएस किसी को होता है तो? राइट। तो जीबीएस बेसिकली ऐसा समझ लो कि हमारे जो बॉडी की जो इलेक्ट्रिक वायर्स है, जैसे हमारा ब्रेन है वो कंप्यूटर है, और आपकी पीठ की हड्डी में जो स्पाइनल कॉर्ड जाती है वो उसका मेन केबल है, ऐसा समझ लो आप। ये मेन केबल तकरीबन 6-7 मोटी वायर है। इससे जो है बहुत पतली पतली 1-1 मिलीमीटर की वायर जो है पूरे बॉडी में, हाथ पैर में, फेस में ऐसे जाती है। तो ये जो नर्व्स है इनको हम पेरिफेरल नर्व्स बोलते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम जब ये पेरिफेरल नर्व्स की बात कर रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर समझना थोड़ा जरूरी है। इसमें क्या है, अंदर जो है वो एक मेटल के जैसा है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। ऐसा समझ लीजिए 1 मीटर लंबी वायर है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल करके और हाथ तक गई। इसमें अंदर एक मेटल के जैसा है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन, पतली वायर है, उसके ऊपर में बाहर प्लास्टिक की कोटिंग है जिसको हम बोलते हैं माइलिन। ओके। तो 2 तरह की जीबीएस होती है। एक जो मोर कॉमन टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं माइलिन खराब हो गया यानी डीमाइलिनेशन। ओके। और दूसरी वाली है जो अंदर उसकी वायर खराब हो गई, जो मेटल वायर जैसा है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन, तो उसको बोलते हैं एक्सोनल वेरिएंट ऑफ जीबीएस। ओके। ओके। तो 70-80% पेशेंट्स में जो नॉर्मल जीबीएस होता है वो डीमाइलिनेटिंग टाइप का होता है, मतलब इजी वाला जो खाली प्लास्टिक के ऊपर में बाहर अटैक हुआ। बट इसेंशियली अंदर का जो वायर का जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहता है। इसमें क्या होता है कि इसमें वीकनेस होती है और इसको ट्रीट कर दिया जाए तो इसकी रिकवरी भी फास्ट होती है। ओके। माइलिनेशन वाले में? हाँ। सो जो डीमाइलिनेशन वाला है इसकी रिकवरी फास्ट होती है। इसके लिए ये यूजुअली जो हम रन ऑफ द मिल जीबीएस जिसको हम बोलते हैं ये इतना डेंजरस नहीं है। राइट। जबकि जो थोड़े रेयरर वेराइटीज है जो 25-30% लोगों में होते हैं, जो इस टाइम में हुए ज्यादा पुणे में, उसमें वो एक्सोनल टाइप का हुआ जो अंदर उसकी जो अंदर जो स्ट्रक्चर है वायर की वहां तक डैमेज गई, और उसके वजह से क्या होता है कि वो वायर की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। तो सपोज नाउ ये मतलब एक ऐसा समझो कि सपोज ये हमारी वायर है और ये बीच में से टूट गई, तो इट कैन नॉट बी जॉइंड लाइक दिस अगेन। ये जो पूंछ का जो सेगमेंट है ये पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाता है। एंड नाउ ये वाला जो सेगमेंट है वो फिर से उतना ग्रो होना पड़ता है। So this is a very lengthy process. So one the axonal variant जो GBS का है, जो अभी हमने देखा, उसकी रिकवरी इतनी ही ज्यादा प्रोलॉन्ग होती है क्योंकि इतनी टाइम लगती है वायर को ग्रो होने के लिए। So sometimes the recovery can be very slow, sometimes it will take months, sometimes years also. अब जो पैटर्न ऑफ जीबीएस है वो भी हम लोग समझ लेते हैं कि यूजुअली जो पैटर्न ऑफ जीबीएस है जिसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग जीबीएस, मतलब पैर से वीकनेस बढ़ती है, फिर धीरे धीरे वो हाथ पे आती है, ट्रंक पे आती है, फेस पे आती है, क्योंकि पैर की नर्व सबसे लंबी है स्पाइनल कॉर्ड से, तकरीबन 1.5 मीटर है। इसके लिए इसमें इम्पैक्ट होने का चांस ज्यादा है। तो पेशेंट को क्या होता है जब जीबीएस हुआ तो उन्हें सबसे पहले चलने में, नीचे बैठ के उठने में ये तकलीफें होती है। 1-2 दिन के बाद में उन्हें ये समझ में आता है कि अभी हाथ भी हवा में उठा नहीं पा रहे, ना कुछ निचोड़ पा रहे। फिर थोड़ा बढ़ गया तो कुछ स्पून वगैरह हैंडलिंग, यूटेंसिल्स हैंडलिंग, ग्लास पकड़ना। उसके बाद में फेस की भी वीकनेस आती है। किसी पेशेंट को स्वॉलोइंग डिफिकल्टी है, किसी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी है। और जो हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स है, जो अगर आप समझते हैं कि डायफ्राम है हमारा पेट और चेस्ट के बीच में, जो ऊपर नीचे मूव करके हमें सांस दिलाता है, और हमारी जो चेस्ट वॉल है जो जिसमें जो मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन है वो चेस्ट वॉल को एक्सपैंड करती है। ये दोनों मसल्स के जो नर्व्स हैं, अगर ये अफेक्ट हो गए जीबीएस में तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ जाती है। तो भैया अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी आई, जैसा कि हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 5-10% ऑफ बैड जीबीएस पेशेंट्स दे विल हैव ब्रीदिंग डिफिकल्टी, दे विल रिक्वायर असिस्टेड वेंटिलेशन। मतलब आप खुद सांस नहीं ले पा रहे, हमें आपको आर्टिफिशियली ब्रीदिंग प्रेशर के साथ में देना पड़ रहा है। यानी आप इनको मास्क लगाइए और प्रेशर में एयर दीजिए ताकि इनका चेस्ट एक्सपैंड हो, डायफ्राम मूव हो हमारे प्रेशर से। ये काफी नहीं है कभी कभी, सो यू नीड टू पुट इन अ ट्यूब थ्रू द माउथ और थ्रू द नोज,
और उसको सील्ड तरीके से उसके अंदर हवा देना है वेंटिलेटर से। तब तक देना है जब तक ये बॉडी की प्रोसेस रिकवर नहीं होना शुरू हो जाए, ये नर्व रिकवर नहीं हो और वो पेशेंट आउट ऑफ डेंजर ना हो जाए। सो this is a ventilator support which is required in GBS. So this is one pattern of GBS which is a ascending GBS. Now less common patterns, there are more less common patterns. So one is called as a descending GBS. मतलब पहले फेस वीक हुआ, गर्दन झूल गई ऐसे, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुई, फिर बाद में हाथ उठा नहीं पा रहे, तब तक ये पेशेंट चलते रहता है और उसके बाद में फिर चलना फिरना बंद हो जाता है, बिस्तर में टर्न होना बंद हो जाता है। सो दे विल इनिशियली लुक लाइक ओनली कि इसको फेशियल पैरालिसिस हो गया या खाना अटक रहा है। सो दे डोंट लुक लाइक द GBS. सो इन GBS, although the nerve is affected, but the motor part of the nerve is more affected than the sensory. Okay. So इसके लिए वो पेशेंट्स को वीकनेस ज्यादा होती है, नमनेस इतनी नहीं होती। आप उनको बोलोगे ना ये हाथ हिला नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो आपको फील कर सकते हैं। So I will not talk about numbness so much. I would talk about weakness. So someone who is telling कि मेरा ये हाथ सुन्न हो गया, मेरे पैर में झुंझुनाहट हो रही है, that is not the right symptom for GBS. So one should not be like panicky. जैसे हम सोए और सो के हमारा एक हाथ सुन्न हो गया तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमें GBS हो गया, राइट? सो सेंसेशन या वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मोटर। अभी हम सो गए और सुबह में हाथ उठ नहीं रहा दोनों या पैर उठ नहीं रहा, दैट इज मोर अ क्लू फॉर GBS. ओके. इससे निकलना कितना आसान या कितना मुश्किल है? इसकी रिकवरी कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है? राइट. सो इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. वन इज हाउ रैपिड, कितना फास्ट ये प्रोग्रेस सेट इन किया, वर्सन हुआ डिजीज का. सो लेट्स से दैट आप कल के दिन में ठीक थे और आज के दिन में पूरे बेडरिडन हो, आप बेड पे टर्न भी नहीं कर पा रहे, इतनी भी ताकत नहीं है आप में. सो दिस वी विल से दैट इट्स अ malignant GBS, means very very fast GBS, right? Versus there is a patient who over 4-5 days says कि अभी मेरे को चला नहीं जा रहा, पहले तो मैं चल पा रहा था, थोड़ा थोड़ा धीरे चल रहा था. So that is a slow GBS. So the rate of worsening is one thing. The second thing is which areas have got involved. So the GBS which involves the respiratory muscles, the GBS which involves the swallowing muscles, वो एक पैटर्न है. और तीसरा एक पैटर्न जो है कि ये माइलिनेशन वाला है कि एक्सॉन वाला है. तो अब ये तीनों फैक्ट्स को कंबाइन कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वाला जल्दी रिकवर होगा. सो लेट्स से दैट समवन हु स्टार्टेड स्लो and he is not having a very severe weakness, you do a nerve conduction study and find out कि ये तो demyelination वाला है and there are no respiratory muscles involved and there is no swallowing muscles involved, facial muscles इतने involved नहीं है. So we will tell that कि भाई you have a mild GBS and your chances of recovery are much faster and much better. Versus the other end of spectrum where we discussed all bad things like axonal हो गया, रैपिड वर्सनिंग हो गया एंड ब्रीदिंग एंड स्वॉलोइंग मसल्स इन्वॉल्व हो गया. सो दे हैव गॉट अ वेरी पुअर चांसेस ऑफ रिकवरी. दैट वो भी डिलेड रिकवरी होगी. कितना समय लगेगा, कभी कभी साल भर भी लग जाते हैं. सो एंड विद एडेक्वेट ट्रीटमेंट मिला उसके बाद में हम रिकवरी की बात करें. स्पॉन्टेनियस रिकवरी GBS का चांस बहुत कम है, बहुत थोड़ा सा चांस रहता है. स्पॉन्टेनियस रिकवरी होते हैं कुछ, लेकिन रिकवरी कम होती है. मतलब अगर जल्दी हो गया है GBS, उसके जल्दी लक्षण दिख रहे हैं तो आपको रिकवरी होने में बहुत टाइम लगेगा. और अगर धीरे धीरे डेवलप हो रही है डिजीज तो चांसेस हैं कि आप जल्दी रिकवर हो जाओगे क्योंकि ऑफ कोर्स डैमेज कम हुआ है. यस. मरीजों का कैसे ध्यान रखें, क्योंकि हमें ज़्यादा डिटेल पता नहीं है इस बीमारी का ठीक कैसे होगी, तो मेंटली बहुत परेशान हो जाते हैं लोग और फिर जितना बॉडी को डिस्ट्रेस नहीं होता उससे ज़्यादा मेंटली परेशान होकर खुद को परेशान कर लेते हैं. तो कैसे शांत रहें और मतलब हाउ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स मेंटली कि तो दोनों ज़रूरी है. एक तो पहले ये है कि जब आपका फर्स्ट स्टेज हो गया कि आपके डायग्नोसिस अचीव हो गई तो बहुत सारे सवाल मन में आते हैं कि ये पूरा ठीक होगा कि नहीं होगा, कितना दिन लगेगा,
कॉस्ट कितना लगेगा, डेफिसिट कितने रहेंगे, बहुत सारे सवाल रहते हैं। ये नॉर्मल सवाल है। और मुझे लगता है कि क्योंकि ये बीमारी कैटास्ट्रॉफिक है तो ये सवाल ज़्यादा आते हैं, राइट। बट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स नाउ, अभी ये तो एपिडेमिक तो, ये आउटब्रेक तो अभी हुआ है, बट वी हैव बीन डीलिंग विद जीबीएस ओवर द इयर्स। सो वी नो दैट कि ये उन बीमारियों में से है जिसमें कि एक बार आपका रिकवरी स्टार्ट हो गया तो देन एवरीबडी इज रीअश्योर्ड। सो द फर्स्ट साइन ऑफ रीअश्योरेंस इज दैट कि जैसे ही डायग्नोज हो गया, हमने इनकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी, जैसे जो IVIG इंजेक्शन देना है या प्लाज्मा एक्सचेंज देना है वो दिया हमने, और कहीं भी कोई भी साइंस ऑफ रिकवरी हमें दिखाई दिए, जैसे कि ये उंगली नहीं हिला पा रहा था, अभी ये उंगली हिलाना शुरू कर दिया। सो आपको ये समझना है कि अभी ये रिकवरी स्टार्ट हो गई। So that itself is very reassuring to both patients and उनके relatives, right? And obviously जो उनको जो support लगता है, psychological support लगता है या emotional support लगता है, so we try and arrange that with our counselor, right? Both the patients and the relatives, we take care of that because it's a devastating illness. And I think the most reassuring thing is that कि recovery start हो जाए। जब तक recovery start नहीं होती, the only good thing I know about GBS is that this is one disorder, when it recovers, it can recover fully. Like you can be cured of this. Okay. And बहुत ही रेयर है कि इसका रिकरेंस होता है, मतलब एक बार हुआ तो दोबारा होगा, ऐसा बहुत रेयर है। So I reassure my patients कि भाई जब आपकी रिकवरी स्टार्ट होगी तो ये पूरा ही हो जाएगा, भले टाइम लगेगा और दोबारा नहीं होगा आपको। GBS का पहला लक्षण जैसे ही महसूस होगा हमें, तब सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, और हमारे पास कितना टाइम होता है कम से कम डैमेज हो उस चीज को इंश्योर करने के लिए? राइट। सो GBS जो है ना, ऐसा मतलब इट इज नॉट लाइक अ बुलेट वुंड कि अभी मतलब अभी जान को धोखा नहीं है तुरंत, राइट। सो टिपिकली जैसे आपको समझ में आया कि ये कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि सपोज यू हैव अ लूज मोशन, वायरल इन्फेक्शन, उसके बाद में ये पेशेंट अब उठ नहीं पा रहा, तो वी से कि ये इनको थकान हो गई है, इनको ORS दो, ये दो वो दो, ये थोड़ा टाइम ये चलता है घर पे। उसके बाद में ये देखते हैं कि एक दो बार ये गिर गए घर पे, अब ये उठ भी नहीं पा रहे। सो टिपिकली पेशेंट्स और देयर रिलेटिव्स दे ब्रिंग द पेशेंट्स 2 or 3 days लेटर। ओके। बहुत ही जो एजुकेटेड या बहुत ही अवेयर जो रहेंगे वो पहले दिन में या कुछ घंटों में लेकर के आते हैं, राइट। सो इट इज नॉट अ कैटास्ट्रॉफिक इलनेस व्हिच इज गोइंग टू कॉज like a life and limb का situation. I think it is always about the grade of the weakness and the severity and the rapidity which tells कि कौन कितने घंटे में ला रहा है, but obviously जल्दी लाए तो बेटर है। GBS के मरीज के रूप में yes. किसी को डॉक्टर से अपने क्या सवाल पूछने चाहिए ताकि वो वेल इन्फॉर्म्ड रहे और उन्हें पता हो कि क्या क्या होने वाला है? हाँ, सो बेसिकली पहला सवाल तो वही है कि कोई भी बीमारी में 3 ही सवाल होते हैं। एक होता पहला डायग्नोसिस, मतलब मेरी बीमारी क्या है, मुझे GBS है नहीं है, GBS है तो कौन सा वाला है, डिमाइलिनेटिंग है, एक्सोनल है, राइट। दूसरा है ट्रीटमेंट मतलब कि कौन सी ट्रीटमेंट आप देने वाले हैं, IVIG देने वाले हैं, प्लाज्मा एक्सचेंज देने वाले हैं, ICU में रहना पड़ेगा क्या, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी क्या, कोई और कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होंगे। एंड थर्ड इज प्रोग्नोसिस मतलब कि कितने दिन में ठीक होगा, कोई डेफिसिट तो नहीं रह जाएगा, मुझे दोबारा तो नहीं होगा। तो ये जो पूरा जो सीक्वेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस, ये 3 के ऊपर में बेस सवाल है। और चौथा हम बोल सकते हैं प्रिवेंशन, कि आगे या हमारे और किसी फैमिली मेंबर को GBS ना हो, इसको कैसे प्रिवेंट करें। सो फ्रैंकली प्रिवेंशन इज अ वेरी बिग टॉपिक, बट फर्म आंसर तो नहीं है, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू मेंटेन गुड हाइजीन। तो जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन, बहुत सारे GBS है वो आजकल पेट के इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं, पहले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से होते थे, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो हम सीख गए, अभी कोई खांस रहा है तो अवॉइड करो, मास्क लगाओ। ग्रेट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड डॉक्टर। अगर आपको कुछ मैसेज देना हो जो पेशेंट्स या केयर गिवर हैं GBS से रिलेटेड, जो GBS से डील कर रहे हैं,
तो व्हाट वुड यू से? हाँ, सो माय मैसेज इज बेसिकली कि जीबीएस जो है वो एक बॉडी की इम्यून हाइपर एक्टिविटी जो होती है ना, उसके वजह से है आफ्टर अ सर्टेन इन्फेक्शन। सो वायरल इन्फेक्शंस या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उसको प्रिवेंट करने की हम कोशिश करें, जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या पेट की इन्फेक्शन है, तो सेफ हाइजीन प्रैक्टिस करें, हाथ धोए खाने के पहले, खाने के बाद में, और फूड कंटामिनेशन से बचे। और अगर ये जो सिम्टम्स है, जैसे सडनली अगर किसी को वीकनेस वगैरह आ रही है, तो उसको अर्ली वीकनेस को आइडेंटिफाई करें, टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, सो देन आई थिंक ये जीबीएस की रिकवरी अच्छी हो सकती है। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल। Okay. थैंक यू सो मच। Thank you so much for your time, doctor. ओके, Thank you so much यू for विल वेरी joining. काइंड। या, बाय। Thank you.